अच्छा, रोमांटिसिज्म में पहले हम रोमांटिसिज्म का मैंने आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में दिया था कि वो पोएट्री जो क्लासिकल और जिसे न्यू क्लासिकल भी कहते हैं और ऑगस्टन एज, इन सारी चीज़ों के रिएक्शन में आ रही थी और उस पोएट्री के जो बड़े-बड़े नाम थे, हमने वो 2-3 नाम डिस्कस किए, जिसमें टॉमस ग्रे था और विलियम ब्लेक बहरहाल उन्हीं के अंदर आता है, लेकिन मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि रोमांटिक एज जब हम पढ़ेंगे, रोमांटिक रिवाइवल, तो फिर हम इसको विलियम ब्लेक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? अच्छा, अब जो पहला हमारा काम है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ये जो एज है रोमांटिक पीरियड है, आपने इसको हमेशा ऐसे ही देखा है कि इमेजिनेटिव टाइम पीरियड है और उसमें रोमांटिक अप्रोच है, इमेजिनेटिव और कॉलोकियल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपने लव फॉर नेचर, ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब ज़रा इसका थोड़ा-सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है ना, वो भी ज़रा आप थोड़ा समझ लें, तो आपको आइडिया होगा कि ये रिएक्शन था, ये भी रिएक्शन ही था एक तरह से, लेकिन किस चीज़ के खिलाफ था, ठीक है? सिर्फ़ न्यू क्लासिकल के खिलाफ नहीं था, बल्कि और भी कुछ चीज़ें चल रही हैं पैरेलल। अच्छा, अब ये टाइम पीरियड कौन-सा है? जिस टाइम पे रफ़ली आप कह सकते हैं कि 1798 या 1800s में ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है, रोमांटिसिज़्म। 1798 में पब्लिश हुई है लिरिकल बैलड्स और लिरिकल बैलड्स की पब्लिकेशन के साथ ही हम कहते हैं ये एज स्टार्ट होती है, ठीक है? ये मैं लिरिकल बैलड्स के ऊपर बाद में आऊँगा, वो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कंबाइंड एक एफर्ट थी। अच्छा, तो ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें 2-3 काम हुए हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? नंबर 1, इंग्लैंड की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो उसकी हुकूमत थी पूरी दुनिया पे, वो फैलती जा रही है, ठीक है? उसका जो सारा था सपोर्ट थी पूरी दुनिया से, इंग्लैंड को बहुत आ रही थी, ठीक है? सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि फाइनेंस आप इकट्ठा करे जा रहे हैं। आइवरी आ रही है उसको अफ्रीका से और टैक्सेस आ रहे हैं उसको बरसगीर से, यानी कि इंडिया से। और ये इंडिया और अफ्रीका, ये 2 ही उसके लिए बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? यानी कि बहुत ज़्यादा उसको प्रोलिफरेशन हो गई थी वेल्थ की। लेकिन ये मालो दौलत अभी गरीबों तक नहीं पहुँचा, ये सिर्फ़ अंग्रेज़ जो हुकूमत है, वो सिर्फ़ इकट्ठा कर रही है, ठीक है जी? और इस टाइम पे अमेरिका के अंदर एक बड़ी मूवमेंट चल रही है, इसी यानी कि सारा टाइम पीरियड है, जिसमें अमेरिका की डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, ठीक है? अमेरिका के अंदर पहले क्या था? अमेरिका के अंदर पहले थियोक्रेटिक स्टेट थी, यानी कि प्यूरिटन्स जो थे, उनकी एक तरह से गवर्नमेंट बनी हुई थी, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इसी तरह वो जो टायरेंट्स, ये डिक्टेटर्स आप कह लें जिस तरह, तो ये सारा कुछ चल रहा था। अब यहाँ पे आके, इस स्टेज पे आके अमेरिकन्स ने अपनी फ्रीडम का जो सारा सिलसिला है, वो शुरू कर दिया था, ठीक है? वो जो आपने सुने होंगे जॉर्ज वाशिंगटन और इस तरह के नाम सुने होंगे आपने, ठीक है? तो उस दौर में ये वो लिबरल्स थे, वो उन्होंने काम शुरू किया। लिबरल्स ने क्या कहा कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर अपनी सोसाइटी को बिल्ड अप करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर 2 चीज़ें आई हैं, 2 बिल्स आए हैं जो उनकी पार्लियामेंट में हुए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है? और ये इंडिपेंडेंस अमेरिकन है, ठीक है? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। एक ये चीज़ है, पेपर में पता नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया बस देने के लिए। और एक था इंग्लिश रिफॉर्म बिल, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा टाइम पीरियड ऐसा है कि यहाँ पे एक तरफ स्लेव ट्रेड चल रहा है, ठीक है? स्लेवरी और सारा कुछ अपने बूम पे है उस वक़्त। अफ्रीकन्स के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, बरसगीर के लोगों के साथ भी आपने क्या किया हुआ, टायरेंट्स बैठे हुए हैं, इनके जो लॉर्ड्स थे, जो इनका जो भी सारे लोग थे, वो क्या कर रहे थे? एक तो उन्होंने यहीं पे उस बैटल में शिकस्त दी है, जो मुगल्स थे, उनको इन्होंने हराने की कोशिश हराया और उसके बाद अभी 1857 का मैं ज़िक्र नहीं कर रहा, अभी मैं उससे पीछे हूँ, ठीक है? उससे पहले बरसगीर के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों ने अपनी जो है ना फ़ौजें भेजी हुई थी। टीपू सुल्तान का आपको नाम पता है, टीपू सुल्तान जो था वो फ्रेंच को उसने वो सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच उसको, और ये फ्रेंच को सपोर्ट कर रहा था कि फ्रेंच अगर आ जाते हैं, क्योंकि वो ज़रा थोड़े से और तरह देख रहे थे चीज़ों को, और उस वक़्त फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला वो सारा वो भी सिनेरियो जो है ना वो ज़हन में रखें। और इंग्लैंड वाले जो थे, ये तो पूरी दुनिया के अंदर जो आजकल अमेरिका बना हुआ है, वो ये इंग्लैंड बना हुआ था, ठीक है? यानी कि पूरी दुनिया में फ़साद फैलाया हुआ था इन्होंने। अफ्रीका के अंदर जुल्म हो रहा है और इधर भी जुल्म हो रहा है। इवन कि इन्होंने फ्रांस से भी जंग लगाई हुई थी, वो भी अभी हम आज ही देखेंगे उसको। तो फ्रांस से जंगें इनकी चलती जा रही थी। तो हर तरफ से जो है ना वो फँसे हुए थे
और अंग्रेजों ने मुगल्स को बड़ा कंट्रोल कर लिया था। अब वहां पे पॉलिटिकल विजडम यही थी कि आप अंग्रेजों को छोड़ें और आप फ्रेंच के साथ साइड करके इनको बाहर निकाल दें एक दफा, ठीक है। और लेकिन हुआ क्या कि जो इंग्लिश आर्मी थी और साथ ही इनके जो वो थे ब्यूरोक्रेट्स थे इनके, वो सारे इतने इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे कि उन्होंने इनके लॉर्ड्स वगैरह जो आपने नाम सुने होंगे, मीर सादक और मीर जाफर वगैरह, ये नाम सुने होंगे आपने, इतना उनको जो है ना वो कंट्रोल कर लिया था कि टीपू सुल्तान अकेला रह गया और बाकी सारे जो थे उन्होंने आके अटैक किया और सारा उसको भी तबाह कर दिया। और वो एक ही रियासत थी जो बच सकती थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग रियासत थी, लेकिन उसको इस तरीके से मरवाया, ठीक है। ये अब इंग्लिश की पॉलिटिक्स जरा देखें इंग्लैंड वालों की, कि ये साजिशी किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस एज को, ये जो टाइम पीरियड है, इसको यूरोप के अंदर भी से कहा जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। और एज ऑफ रेवोल्यूशंस क्यों कहा जाता है? नंबर 1 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और नंबर 2 फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। ये दो बड़े इसके इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हैं जो जो बड़े हैं। उसके अलावा छोटे छोटे काम भी हो रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को कॉमनवेल्थ डिक्लेयर कर रहा है, जो यहाँ पे अभी आपको पता लगा है, और लिबर्टी की बातें होनी शुरू हो गई हैं, आज़ादी की बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड पे किंग कौन है? जॉर्ज थ्री की ये हुकूमत चल रही थी, ठीक है। और उसके बाद ये 1783 का जो मैंने 1783 में इन्होंने अमेरिका को इंडिपेंडेंस जो है पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया, यानी कि अमेरिका की गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट का राइट अमेरिका को दे दिया गया, ठीक है। ये 1783 की बात है। और उस वक्त ये जॉर्ज थ्री किंग है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जरा स्टोरी, आपको स्टोरी लाइक आप इसको जरा समझ लें, थोड़ा सा आपको वो आइडिया हो जाएगा। और ये जब इंग्लिश रिफॉर्म बिल आया है, यानी कि ये जो 1837 वाला, इसके अंदर, सॉरी 32 वाला, इसके अंदर क्या हुआ है, इसको अब लैंड यानी कि लैंड पे इन्होंने ना इस्टेब्लिश कर दिया था। अब ये इंग्लैंड के अंदर एक कानून बन गया था, ठीक है। और इंग्लैंड खुद भी अब किस तरफ चल रहा है? डेमोक्रेसी की तरफ चल रहा है। अब ये प्योर डेमोक्रेसी है, पहले ठीक है वो वोट वगैरह दे रहे थे और ये सब कुछ था, लेकिन अब प्योर डेमोक्रेसी की तरफ चल रहा है और किंग जो है उससे पावर्स और ज्यादा एक्सटॉर्ट की जा रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे बुनियाद क्या थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे बुनियाद वही थी जो इंग्लैंड के अंदर चल रहा था कि किंग्स जो है जो थे वो हर चीज से बेबहरा हो गए हैं, उन्हें कोई किसी चीज की परवाह नहीं है, ठीक है। और फ्रांस के अंदर बिल्कुल यही था, किसी की परवाह नहीं थी, सिर्फ अपने जो इंटरेस्ट थे वो उनको देख रहे थे। और इस वजह से जो गरीब लोग थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बैड टू वर्स होती गई और बहुत ही यानी कि बुरे हालात उनके हो गए, ठीक है। और अब ये जो एक बात कही जाती है ना कि उनकी क्वीन ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम केक खा लो, रोटी नहीं है तो केक खा लो, और केक नहीं है तो फिर घास खा लो, ठीक है। ये बात ऐसी बस एक नैरेटिव डेवलप किया गया, ये हकीकत में भी इसका फैक्ट कोई नहीं है किसी के पास, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको सर्च आउट करना शुरू करें, कोई रिसर्च करें, तो आपको ये मिलेगा नहीं कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन बहरहाल ऐसे ये एक बात कही जाती है। तो उनका अगर वो उन्होंने कहा नहीं भी था ना, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था, ठीक है, कि अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो भाई तुम घास खाओ या जो मर्जी करो या मर जाओ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर एक जो मिडिल क्लास थी और जो आर्मी थी अंडर नेपोलियन, इन लोगों ने जो है वो एफर्ट की और एक बड़ा ब्लडी किस्म का रेवोल्यूशन आया जो आपने अ टेल ऑफ टू सिटीज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इधर क्या असर आ रहा था कि ये जो नारे थे ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी वाला ये जो नारा था उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो ये नारा इंग्लैंड के अंदर भी आना शुरू हो गया, ठीक है। और इंग्लैंड वाले जो थे अब वो यहाँ पे, अब आप देखें, वो एडमंड बर्ग था ना जिसने क्या कहा था कि रेवोल्यूशंस जो होते हैं ठीक नहीं होते, ठीक है। वो रेवोल्यूशंस के खिलाफ लिख रहा था एडमंड बर्ग। वो किसकी साइड कर ले रहा था? वो गवर्नमेंट की साइड ले रहा है, अपनी गवर्नमेंट की, ठीक है। और इसी वजह से जो है ना वो गवर्नमेंट ने भी बहरहाल इस वक्त इन पे बड़े पाबंदियां शबंदियां लग रही हैं, ठीक है। दूसरा रेवोल्यूशन जो मैं बात कर रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा हमने इसको जिक्र किया था कि इंडस्ट्रियां लग गई हैं और एक दो काम और हुए थे कि जब लोग शहरों में आने लग पड़े तो शहरों के अंदर स्लम्स डेवलप हो गई हैं, ठीक है। यानी कि कच्ची आबादियां, कच्ची बस्तियां जिसे आप कहते हैं। तो ये कच्ची बस्तियां इस्टेब्लिश होने के बाद हुआ ये कि जो वहाँ पे लोग थे वो बड़े जिसे कसम पुरसी के हालात कहते हैं या आप कह लें उसे, बड़े मिजरेबल कंडीशन में वो थे, ठीक है। जो आपको नजर आता है विलियम ब्लेक की पोइट्री में, ठीक है। वो भी हमने आज करना है तो वो उसकी पोइट्री में आप जरा देखेंगे कि ये किस तरह नजर आता है हमें। अच्छा, अगर आपको याद हो ऑगरीज ऑफ इनोसेंस और
जो मिल्टन के ऊपर उसने वो लाइन लिखी थी, और जो उसने द होली वो क्या द होली थर्सडे 1 और होली थर्सडे 2, ये तो इस तरह उसने लिखी है। तो अगर आपके दिन में वो होंगी तो आपको ये बड़ा क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, तो अब इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को इंसानियत के साथ ट्रीट नहीं कर रहा है, बल्कि उनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास तो बड़ा पैसा है, लेकिन लोगों को पैसा वो दिया नहीं जा रहा और लोगों तक वो बांटा नहीं जा रहा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग बड़े इकोनॉमिक प्रेशर में आ गए, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रेशर की एक और वजह भी थी कि जो आप ये कह सकते हैं कि गाँव में जो लोग थे वो तो अपनी गाँव में ही रहते, फिर वहाँ पे क्यों वापस क्यों आए थे, यानी कि शहरों में क्यों आए थे। वो गाँव में इसलिए गाँव छोड़ के आ गए क्योंकि लैंड इंक्लोजमेंट शुरू हो गई थी, यानी कि हर जो लैंड था, जिनका भी लॉर्ड्स वगैरह का जो भी थे, उन्होंने अपने लैंड्स के इर्द गिर्द जो है ना वो बाड़ें लगाना शुरू कर दी थी, हैजेस लगानी शुरू कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। और अब हो क्या रहा था कि अगर कोई गरीब बंदा है जो जिसका लैंड नहीं था, पहले वो चरा लेता था अपनी बकरियां वगैरह, ठीक है। अब वो चराने नहीं देते, जगह खत्म हो गई है उसके पास, ठीक है। और इसी तरह जो उनका लाइवलीहुड था वो खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। और ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, क्योंकि ज्यादा आबादी आपको पता है कि गांव के अंदर ही रहती है, हमेशा से इस तरह ही होता है। मेट्रोपोल्स तो बाद में डेवलप होते हैं। अब लंदन जो है वो मेट्रोपोल है, डेवलप तो हो गया है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका हालत बुरी की बुरी है, ठीक है जी। अच्छा अब ये दो चीजें आपने जो है ना वो एक जो है ना वो ज़हन में रखिएगा, ये जो रिफॉर्म बिल है 1832 वाला इंग्लिश रिफॉर्म बिल, कई जो है ना वो समझा जाता है, कई जगहों पे ये भी आपको मिलेगा कि रोमांटिक एज यहाँ पे ख़त्म हो गई थी 1832 में, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो सर वॉल्टर स्कॉट हैं उनकी डेथ हो गई, ठीक है। सर वॉल्टर स्कॉट स्कॉटलैंड का वो है। और खैर वॉल्टर स्कॉट पे भी हम आगे जाके आएंगे। तो वर्ड्स, लेकिन कुछ किताबों में आपको ये भी मिलेगा कि वर्ड्सवर्थ की जो डेथ है 1850 में, वहां तक रोमांटिक एज गई है, ठीक है। तो इस रोमांटिक एज को आप इस तरह जो है ना डेट्स के अंदर नहीं बांट सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं रोमांटिक मूवमेंट के नाम से इसीलिए इसको याद करते हैं, ठीक है। रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक मूवमेंट कहा जाता है, ताकि आप इसको थोड़ा सी इसकी बाउंड्रीज अगर 10-20 साल आगे चली हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में 10-20 साल की कोई हैसियत नहीं होती। जब आप पूरी सदी को देख रहे हो तो 10-20 साल का कोई ऐसा है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई ऐलान हो जाएगी आज से रोमांटिक एज खत्म हो गई है, ठीक है। इस तरह तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई पोएट आपको नजर आ जाता है थोड़ा सा आगे जाता हुआ। तो वर्ड्सवर्थ ने बहरहाल जब लिखना छोड़ दिया, यानी कि 1850 में जब मरा है, उसके बाद से हम कहते हैं कि रोमांटिक एज खत्म हो गई है, ठीक है। अगर आप ये दोनों डेट्स कहीं पे देखें तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये फर्ज करें, ये सवाल आता है कि रोमांटिक एज जो है वो खत्म हो रही है डेथ ऑफ वॉल्टर स्कॉट, और इसमें डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप सर वॉल्टर स्कॉट की डेथ यानी कि 1832 करेंगे। और अगर सवाल ये आता है कि वर्ड्सवर्थ की डेथ लिखा होता है और सर वॉल्टर स्कॉट और इसका कोई जिक्र नहीं होता, तो फिर वर्ड्सवर्थ की डेथ करेंगे आप, ठीक है। ये थोड़ा सा जरा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर के अंदर आमतौर पर इस तरह के सवाल आते नहीं है, ठीक है। ये लिटरेचर में इस तरह के सवाल होते नहीं है जिनके ऊपर कन्फ्यूजन हो या जिनके ऊपर दो मुख्तलिफ राय हों, तो आमतौर पे नहीं आते, लेकिन कोई पता नहीं होता। कभी कभी ये एग्जामिनर से गलती भी हो जाती है, कभी कोई ऐसा सवाल जो है वो उनसे निकल जाता है, या कहीं बहरहाल हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अगर हो जाएगा तो आपने मतलब इसको बड़ा आंखें खुली रख के अगर आपने करना है। और अगर आपको फर्ज करें आप कहते हैं कि दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन आ गई है, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर आपने स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट क्या लिखा होगा? अगर ये लिखा हो कि द रोमांटिक पीरियड रफली एंड्स, ठीक है, रफली एंड्स अगर वो कहेगा तो फिर आप 50 तक जा सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं कि द मेजर पोएट्स या द मेन फोर्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट एंडेड, अब यहाँ पे आपने लिखना है 1832, क्योंकि वहां पे मेन फोर्स एंड हो गई है। हुआ क्या है, क्यों 1832 में मेन फोर्स एंड होती है? क्योंकि वो सारे राइटर्स थे ना इस दौर के, वो सारे बेचारे जल्दी जल्दी मरते गए हैं, ठीक है। अभी एक मैं आज आपको राइटर बताऊँ, चैटरटन है। तो चैटरटन जो है वो सिर्फ 20 साल का था, बेचारा मर गया, ठीक है। वर्ड्स ये जॉन कीट्स 25 साल का है, शैले बायरन और ये सारे 35-35 साल के थे, 35 साल 32 साल, ठीक है। 1832 तक ये सारे मर चुके हुए हैं, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड्सवर्थ है, क्योंकि वो कहीं गया नहीं, वो अपने ही जो है ना डव कॉटेज में रहा और फिर ये इधर उधर फिरता रहा लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो वो बहरहाल किस्मत भी जो भी उनकी कितनी लिखी हुई है उतना ही होना है।
तो वो लोग बहरहाल जो है ना वो जल्दी मारे गए और ये आगे चलता है, ठीक है। और जो आगे रहे भी हैं ना, यानी कि 1832 के बाद रहे भी हैं, वो ये छोड़ गए थे, इंग्लैंड ही छोड़ गए थे, ठीक है। जैसा लॉर्ड बायरन है वो यहाँ पे था ही नहीं, इवन कीट्स जो है वो भी छोड़ गया था, शैले जो है वो भी चला गया। ये सारे लोग यानी कि गए क्यों थे? इसलिए नहीं कि वो यहाँ से मायूस हो गए थे, उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो टीबी थी इन सबको, बायरन का नहीं, लेकिन ये बायरन जो है वो पॉलिटिकल रीजंस पे गया था, लेकिन शैले और ये इनको टीबी थी, और ये इसी वजह से जो है ना वो जाते थे कि भाई हम बच जाए। इटली जो है ना वो थोड़ा सा गर्म मुल्क है इन दोनों के कंपैरेटिवली, यानी कि फ्रांस से और इंग्लैंड से, तो इसलिए जो है ना फिर वो इटली चले जाते थे। अच्छा, बहरहाल तो ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। अब हम जरा थोड़ा सा और देखते हैं आगे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की जो बुरी हालत हुई थी, ठीक है, ये आपके इससे रिलेटेड तो नहीं है सवाल, इससे आपको नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर आपने किसी ने सीएसएस में यूरोपियन हिस्ट्री रखी हो या ब्रिटिश हिस्ट्री रखी हो तो उसको इससे फ़ायदा हो सकता है कि एडम स्मिथ एक बंदा है, एडम स्मिथ की एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है जी। और इस बुक से बड़ा जो है ना वो हुआ कि फ्री इकोनॉमी वाली जो बात थी, एडम स्मिथ, और इसकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये लेकिन आप लिटरेचर की बुक नहीं है ये, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है जी। और इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से फ्री मार्केट इस्टेब्लिश हुई थी। अब फ्री मार्केट में क्या हुआ कि यानी कि जो अब फ्री मार्केट आने से क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं जिनका पहले ही बड़ा माल दौलत है, ठीक है, वो क्या होता है, वो और अमीर हो जाते हैं। ठीक, कैपिटलिज्म क्या है कि जो बंदा अमीर है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, वो ज़्यादा अमीर हो जाता है थोड़े दिनों बाद, ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो उसी हिसाब से होगा ना। देखें, एक बड़ी ऑब्वियस बात है, एक बंदे ने रेडी लगाई है और उसका जो प्रॉफिट होगा एक पूरे महीने का बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो 2 लाख हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी अगर हो जाए। और एक बंदे ने शुगर मिल लगाई है, उसका कितना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस है ये। तो यहाँ पे अब एक नई क्लास डेवलप होनी शुरू हो गई है, ठीक है, सॉरी, नई डिवीजन डेवलप हो गई है। क्या डिवीजन डेवलप हुई है? अमीर लोग और गरीब लोग। ये वो पहली दफा है कि जहां पे ये होने शुरू हो गया कि इफ यू ओन अ लैंड यू आर रिच एंड इफ यू डोंट यू आर पुअर। सिंपल जो है ना उन्होंने ये कर दी, 2 क्लासेस यानी कि एक बन गई है, ठीक है। और एक और क्लास जो डेवलप हो रही है वो कौन से लोग हैं? जो गांव में जिनकी सारी जमीनें उनके पास थी नहीं, अपने वैसे ही भेड़ बकरियों से गुजारा करते थे, वो लोग अब शहर में आए हैं और शहर में आके एक नई क्लास बन गया, वर्किंग क्लास, ठीक है। और मिडिल क्लास तो पहले ही एक जो है ना मौजूद है। तो वर्किंग क्लास और गरीब लोग वो एक ही बात हो गई, ठीक है। और फिर मिडिल क्लास आ गई, जो क्लर्क्स और ब्यूरोक्रेट्स और ये जो भी सारे लोग हैं, और उसके बाद एक अपर क्लास है, ठीक है जी। ये अब सारे मामले। अब ये जो मिडिल क्लास थी ना, ये क्या करते थे? मिडिल क्लास का अगर आप नॉवेल्स को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि लोग उन कंट्रीज में जा रहे हैं, यानी कि अफ्रीका, अमेरिका, और अमेरिका भी नहीं, अमेरिका तो कम जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और इंडिया, ये 3 कंट्रीज थे जहाँ पे वो जाते थे लोग और जाके अपना जो है ना वो मालो दौलत कमाने के लिए, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग थे वो इंडिया आते थे, ठीक है। पढ़े लिखे इंडिया क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ पे रूल किसी और तरह का हो रहा था, ठीक है। जो क्रिमिनल्स माइंडेड थे लोग या क्रिमिनल्स थे, उनको इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन बहुत सस्ती ज़मीनें बांटते थे वहाँ पे ये, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई बंदा, अगर आप कोई ग्रेट एक्सपेक्टेशंस अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर ये बात पता लगती है हमें कि कोई बंदा जब ऑस्ट्रेलिया से होता था उस जमाने में, तो उससे कोई हाथ भी नहीं मिलाना पसंद करता था कि भाई ये बंदा तो क्रिमिनल है, ठीक है। काले पानी की सजा आपको अगर पता हो, बड़े सगीर के अंदर भी दी जाती थी कि वो बहुत दूर भेज देते थे किसी बंदे को, ठीक है। तो इसी तरह ये भी ऐसे ही दूर भेज देते थे, उसको इलाके से ही निकाल देते थे। और जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास के कुछ लोग ऐसे भी थे जो वर्किंग क्लास से यानी कि जिनका ताल्लुक था, लेकिन वो अमीर हो गए थे, वो किधर चले गए? वो अफ्रीका चले गए। और अगर आप हार्ट ऑफ डार्कनेस आपको याद है तो उसमें आपको ब्रिक मेकर भी नजर आता है, मैनेजर भी नजर आता है, इस तरह के बंदे नजर आते हैं ना आपको। तो वो सारे वही वही लोग हैं जो अफ्रीका चले गए थे और अमीर होने के लिए। अच्छा जी, अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से अब क्या हुआ है, एक तो सोशल चेंज आ गया और एक अनरेस्ट की सिचुएशन बन गई है। क्योंकि अनरेस्ट की सिचुएशन वो मैंने आपको बता दिया है कि फार्म्स जो थे उनको इनक्लोज कर दिया गया, उनके जो है ना वो बाड़े वगैरह लगा दी और ये सारा कुछ। गरीब लोग जो है बहुत ज़्यादा हो गए, वो शहरों में आए इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उनको जितनी भी नौकरी मिल सकती थी एक हद तक ही मिल सकती है ना, और जब नहीं मिली तो फिर एक पॉवर्टी वाला सारा सीन जो है वो डेवलप हो गया, ठीक है। और ये बहुत गुर्बत वाला दौर है। अगर आप
उसको पढ़ते हैं, चार्ल्स डिकन्स को के नॉवेल्स पढ़ते हैं जो थोड़ा सा अपना टाइम पीरियड दिखाता है और पिछला टाइम पीरियड भी दिखाता है, तो उसके अंदर आपको ये नजर आता है। विलियम ब्लेक की पोएट्री पढ़ते हैं, उसके अंदर आपको ये नजर आता है, ठठरते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, और वो कहता भी है ना कि दिस इज द लैंड ऑफ पॉवर्टी, इंग्लैंड को, यानी कि वो कह रहा था कि दिस इज द लैंड ऑफ पॉवर्टी। मैं मानता ही नहीं हूँ कि आपके पास इतना मालो दौलत है, क्योंकि अगर सही मालो दौलत होता तो फिर आप उसको यहाँ पे लोगों को फंड कर रहे होते, ठीक है। और फिर उसके अंदर, इसी पोएम के अंदर, जो विलियम ब्लेक की मैं पोएम का जिक्र कर रहा हूँ, इसी के अंदर वो कहता है कि मुझे खून नजर आता है, ये कासल की दीवारों से, ये जो उनका महल है बड़े बड़े, उनसे खून रिश्ता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जगहों पे जंगें कर रहे थे, फ्रांस के साथ जंगें कर रहे थे, और वाटरलू का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो भी इस दौर में हुआ, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दो डिविजन्स हो गई हैं, गरीब लोग और अमीर लोग, ठीक हो गया जी। अच्छा, और यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो सारी प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ भी आपको मैंने भी बताया है, ये सब कुछ आपको पॉलिटिकल वर्ल्ड जो है उसके अंदर भी नजर आ रहा है, ठीक है जी। और अमेरिका भी अलग हो गया, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, तो ब्रिटेन वहां से बिल्कुल जो है ना समझे, इन्होंने इनको वहां से हाथ धोने पड़े हैं, ठीक है। अमेरिका तो बिल्कुल वैसे ही अलग हो गया, अगर जो वो अंग्रेजी थे, ठीक है, यहाँ से गए हुए लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हक जो है वो मान लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंग्लैंड के अंदर जो है ना वो डिबेट शुरू हो चुकी थी कि हमने प्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, या हमने वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जिस तरह का वो खूनी रेवोल्यूशन हुआ था, वैसे रेवोल्यूशन के बाद इस तरफ आना है, ठीक है। तो और यहाँ पे फिर किताबें भी लिखी गई, जिस तरह एक राइट्स ऑफ मैन, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बुक थी। एडमंड बर्ग के जो एसेज थे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और इसी की वजह से, अच्छा, यहाँ पे अब एक और जो है चीज़ जो है ना वो डेवलप हुई, वो क्या थी? एक टर्म आपने जो है ना वो सुना होगा, जैकोबिन नॉवल आपने सुना होगा, ठीक है। जैकोबिन जो है, ये किसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा था? जो रेडिकल्स थे या लिबरल्स थे, ठीक है। अब लिबरल्स या रेडिकल्स जो हैं, उनको क्या समझाने लग पड़ा कि ये जो रेडिकल्स और लिबरल्स हैं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी रेवोल्यूशन इंग्लैंड में लाना चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही एक गलत किस्म का लोगों के जो है ना डेवलप हो गया कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और फिर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, और एक नई रिपब्लिक जो है ना वो डेवलप हो गई, और फिर नेपोलियन बोनापार्ट उसका एम्परर बन गया, ठीक है। और फिर ये डिक्टेटर बन चुका था, और वो जो आपको नजर आता है टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर, ठीक है। और इस वक्त क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के अंदर जो लोग थे, जो रेडिकल थिंकर्स थे और लिबरल्स थे, उनके अंदर अब एक एम्बिवेलेंट सी फीलिंग जो है ना वो आनी शुरू हो गई, क्योंकि यानी कि वो एम्बिवेलेंट कहते हैं, मतलब कि चेंजिंग किस्म की कंडीशन आ गई, क्योंकि इंग्लैंड ने, जैसे ही ये फ्रांस आज़ाद हुआ है, ये अपनी तरफ से वो उन्होंने रेवोल्यूशन आया, इंग्लैंड ने नेपोलियन के खिलाफ जंगें करनी शुरू कर दी, ठीक है। इंग्लैंड की और नेपोलियन की जंगें शुरू हो रही हैं, और इनके दरमियान आखिरी जंग हुई है वाटरलू की, और 1815 में, ठीक है। और यहाँ पे नेपोलियन हार गया था, ठीक है, 1815। और ये वाटरलू की बैटल है, ये आपको शायद पेपर में वो पूछ सकता है, ठीक है, वाटरलू। और इसके अंदर इंग्लैंड जो है वो जी, अगर आप ये पढ़ेंगे ना इनका लिटरेचर या जो मॉडर्न लिटरेचर, उसमें वाटरलू का बड़ा जिक्र होता है। अच्छा जी, और जब ये जंग तो उनकी खत्म हो गई, लेकिन जंग से होता क्या है, सारे जो आपके पैसे हैं, जो हुकूमत फाइनेंस था, वो सारा उन्होंने बैटल के अंदर, अपनी वॉर के अंदर लगा दिया, ठीक है। और इसकी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, यानी कि वो जो गुर्बत थी वो मजीद गुर्बत की तरफ जो है ना काम चलना शुरू हो गया। अच्छा जी। और अब जो वेल्थ है कंट्री की, जो, अच्छा, अब एक तो वेल्थ है ना जो बाहर से आ रही है, ठीक है, वो तो सीधी हुकूमत के पास जा रही है। दूसरी जो वेल्थ थी यहाँ पे, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही थी, जो इंडस्ट्री चल रही थी, वो सारी मर्चेंट क्लास और जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो उनके पास थी, ठीक है। और इन्होंने बड़ी एक अच्छी जो है ना मतलब के वो बनाई हुई थी, एक मोनोपली सी बनी हुई थी, और ये सारा माला दौलत खाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो लिबरल्स थे, जिनको विग कहते थे, उन लिबरल्स ने और पॉलिटिशियंस ने और मिडिल क्लास ने मिल के फिर एक जो है ना वो प्रेशर डेवलप किया, और फिर प्रेशर डेवलप होने के बाद रिफॉर्म एक्ट जो आया, जो 1832 का रिफॉर्म एक्ट है, उसके अंदर रिफॉर्म्स आई हैं, ठीक है। 1832 के बाद हालात किसी और तरफ चलने शुरू हो गए, ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी और फिर सारा कुछ चलना शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आपसे ये सवाल वो कोई कर ले कि जी कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो था वो नॉवेलिस्ट भी था, तो ये है बेंजामिन डिसैलरी। और ये मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये आपको शायद ये सवाल ना भी आए, लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है। और ये
प्राइम मिनिस्टर था क्वीन विक्टोरिया के दौर में, ठीक है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर था उसमें। अच्छा खैर, ये तो एक वैसी एक साइड इशू जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब जो आते हैं ज़रा लिटरेरी साइड पे, तो लिटरेरी साइड पे अगर हम आते हैं तो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश होती है 1798 में, और यहाँ पे हमें नज़र आता है कि एक लैंडमार्क चेंज आया है, ठीक है। अब हालांकि विलियम ब्लेक लिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक लैंडमार्क चेंज आता है, ठीक है। और जो लैंडमार्क चेंज था वो किस वजह से आया, ये जो लिरिकल बैलेड्स थी इनका एक प्रेफेस लिखा वर्ड्सवर्थ ने या कॉलरिज ने या इन दोनों ने मिलकर लिखा, तो क्योंकि दोनों की कंबाइंड वर्क थे इसमें, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपनी थ्योरीज थी पोइट्री के बारे में, वो थ्योरीज स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बताएं कि पोइट्री का पर्पस क्या है। जॉन मिल्टन ने किसी ज़माने में ज़रूर कहा था कि पोइट्री का पर्पस है जी बड़ा लोगों को जो है ना वो अच्छे मॉरल्स देना और ये सब कुछ, लेकिन अब जो क्लासिकल एज और नियो क्लासिकल एज, रेफॉर्मेशन, ये सारा कुछ जो दरमियान में आया था, इसकी वजह से सारा वो पिछला हिस्सा ख़त्म हो चुका था और पोइट्री एक तरह से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे आके पोइट्री का एक मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया, और जो मैनिफेस्टो है, प्रेफेस आपको जरूर पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आपको लिरिकल बैलेड्स का प्रेफेस जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर आपको पता लगेगा कि पोइटिक मैनिफेस्टो क्या था रोमांटिक एज का, ठीक है, वो भी मैं बता भी दूंगा आपको। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि पोइट्री का पर्पस सिर्फ यही नहीं है, बल्कि पोइट्री का पर्पस ये भी है कि आप पॉलिटिकली चार्ज हो, यानी कि आपकी पोएट्री के अंदर पॉलिटिक्स भी नजर आ रही हो, या पॉलिटिकल जो वर्ल्ड चल रही है वो आपकी पोएट्री में नजर आए, ठीक है जी। सोशल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री, ये इनका यानी कि ख्याल था, ठीक है। और बायरन और शैले जो थे ये तो रियल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व भी हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। अच्छा, अब जरा हम इनका थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें पिछली एज का और इस एज का, तो आपको बड़ा क्लियर होता रहेगा, ठीक है। जो पहली एज थी क्लासिकल एज, ये आप इसको रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, मैं ज़रा थोड़ा सा स्पीड में बोलूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि मैं इसको सारे को लिखता जाऊँ, तो आप इसको बाद में लिख लीजिएगा या अभी सुन लें या साथ साथ कोई लिख सकता है तो लिख लें। ऑगस्टन एज के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किस पे है, रीजन, ऑर्डर, सिस्टमैटिक थिंग्स पे, ठीक है जी। और वो क्या कहते थे, देयर मस्ट बी नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड नो इमेजिनेशन वॉज अलाउड, यानी कि इमेजिनेशन अलाउड है लेकिन कंट्रोल्ड इमेजिनेशन कह लें आप इसे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन शुड बी कंट्रोल्ड, ये उनका ख्याल था। और ये किस वजह से था, इट वॉज ट्रिगर्ड बाय द इम्प्रूवमेंट्स इन मेडिसिन, इन इकोनॉमिक्स, इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन एवरीथिंग ऑलमोस्ट, ठीक है। हर चीज के अंदर जो एक तरक्की हो रही थी, न्यूटन का भी आपको मैंने बताया था, तो उस वजह से क्या हुआ था कि ह्यूमन प्रोग्रेस और ये सारा कुछ देखते हुए इनका सारा फोकस किस पे था, रीजन पे था और सिस्टमैटिक थिंग्स पे था। क्लासिकल जो टेम्परामेंट था उसके अंदर भी एक बात शामिल थी कि इंटेलेक्ट होनी चाहिए और हेड के ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल था, हार्ट का इस्तेमाल नहीं था, ठीक है। यानी कि क्लासिकल टेम्परामेंट बिलीव्स इन इंटेलेक्ट एंड रीजन, वो ऑब्वियस बात हो गई कि वो हेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो रोमांटिक टेम्परामेंट है वो क्या है, फीलिंग्स, इंट्यूशन एंड हार्ट। इंट्यूशन यानी कि जो आपके दिन में ख्याल आता है कि एक खुद ब खुद ही कोई किसी चीज़ की फीलिंग जिसे आप कह लें, या आप कह रहे होते हैं कि यार मुझे फील आ रही है कि ऐसा होने वाला है, इसे इंट्यूशन कहते हैं। और दिल भी इन्वॉल्व है, यानी कि जो सारी वो काम कर रहे हैं। फिर एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑगस्टन एज और ये जो रोमांटिक एज है, इनमें जो ह्यूमन लाइफ को जो देख रहे हैं, अगर वो किस तरह देख रहे हैं कि चाइल्ड को एक जो ट्रीटमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। चाइल्ड की ट्रीटमेंट जो ऑगस्टन एज में थी वो ये थी कि ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली अ सैवेज एंड ही मस्ट बी ट्रेन्ड एंड trained into sophisticatedness and he must be civilized, ठीक है। यानी कि बंदा इंट्रिंसिकली जो इनबॉर्न उसके अंदर है वो सैवेज सलाहियतों के साथ पैदा हुआ है और इसको अपने ट्रेन करके इसको अपने शेप अप करना है, ठीक है, जो हम भी समझते हैं, ठीक है। बच्चे को जनाब इस जगह पे नहीं पहुंचाएंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर मामला जो है ना वो ठीक नहीं होंगे। बच्चे को हर सारे बच्चों को ना एक तरह शेप अप कर रहे हैं हम, ठीक है। और वो किस तरह, बड़ा ऑब्वियस बात है, बच्चों का जो कंपैरिजन करवाते हैं, मेरे बच्चे ने ये कर लिया उसके बच्चे ने ये नहीं किया, ये जो कंपैरिजन है इसका मतलब ये है कि हम एक खास पैटर्न चाहते हैं। अच्छा, लेकिन जो रोमांटिक जो अप्रोच है वो क्या है, आप सिर्फ ये एक लाइन याद रख लें, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है। ये आपने सुनी होगी वर्ड्सवर्थ की स्टेटमेंट, क्या मतलब है इसका।
इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा जो है ना वो इंसान का बाप है, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि जो एडल्ट लाइफ है उसके अंदर बंदा सीखता किससे है? फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड। यानी कि जो एक बंदे के बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर द वेरी थिंग्स विच आर एजुकेटिंग और विच आर टर्निंग आउट और मॉडिफाइंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ द एडल्टहुड। ठीक है, बचपन में किसी के साथ, अगर ये साइकोलॉजी भी इसको सपोर्ट करती है, बचपन में अगर किसी को आपने ऑप्रेस किया हुआ है तो बड़ा होकर उसके जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके पास से एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, तो चाइल्ड है वो एक किस चीज का सिंबल बन गया? चाइल्ड इज क्लोज टू गॉड, इट इज अ प्योर क्रीचर एंड होली क्रीचर। ठीक है, और ये आपको होली थर्सडे 1 के अंदर नजर आता है। ठीक है, विलियम ब्लेक की होली थर्सडे 1 है, उसके अंदर उसने बच्चे को ऐसे ट्रीट किया हुआ है। वर्ड्सवर्थ ने भी ऐसे ही किया है। और इसीलिए तो उसने कहा था ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये वर्ड्सवर्थ की स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये जो पोएम है जिसके अंदर उसने जिक्र किया था, ये पोएम है माई हार्ट लीप्स अप। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आप जो है ना, माई हार्ट लीप्स अप, क्योंकि हो सकता है वो ये लाइन देके पूछे कि भाई ये लाइन किस में है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को बड़ा अच्छा डिफाइन करती है। ठीक है जी, और अब हम थोड़ा सा ज़रा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है टाइम उसका, और 5-6 मिनट्स के बाद दोबारा आते हैं। और आज हमने पोइट्स भी करने हैं, जॉन मिल्टन, और साथ उसके कोशिश करूँगा जॉन डन भी कर लें। और अभी ये थोड़ा सा ऑगस्टन एज और इसका कंपैरिजन थोड़ा सा भी और मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।